नमस्कार, लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम बिहार की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम गरिमा भारती है और मेरे साथ आज की चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय कुमार जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम बिहार की बात में और लाइव सिटीज में। नमस्कार सर, आप खबरों में सुन रहे होंगे और खुद मुझे लगता है कि आप एक दो बार घूमकर भी आ गए होंगे बांकीपुर। अभी कैसा माहौल चल रहा है, क्योंकि बांकीपुर में उपचुनाव होने हैं और खास तौर पर जब प्रशांत किशोर ने उपचुनाव में खुद स्वयं लड़ने का फैसला ले लिया और घोषणा कर दी, तो इसके बाद बांकीपुर एकदम हॉट सीट भी बन गया है। और दूसरे लिहाज से भी बांकीपुर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माना जाता है और मैं भी बहुत जब से ये चर्चा शुरू हुई है मैं सुन रही हूँ कि बांकीपुर बिहार की सभी विधानसभा सीटों में सबसे एलीट सीट मानी जाती है। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जनता यहीं पे है, सबसे ज्यादा जो मॉडर्न कल्चर है वो भी यहीं पे है। तो सर, पहले तो हम ये जानेंगे कि बिहार के लिए बांकीपुर कितना जरूरी है, बांकीपुर क्या रिप्रेजेंट करता है बिहार के। देखिए, आज मैं प्रशांत किशोर जी को सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि एक सीट जीत और एक सीट हार से बिहार के सत्ता के समीकरण बदलने नहीं जा रहे। समीकरण तो वही है। मैं चुनाव अगर लड़ने जा रहा हूं तो ये मेरी भी इच्छा नहीं है कि मैं एमएलए बनूं या एमएलए ना भी बनता हूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जो सत्ताधारी पार्टी है, खास करके एनडीए के तरफ उनका इशारा था, अगर वो ये चुनाव लूज कर जाते हैं तो एक बदलाव का संदेश बांकीपुर से चला जाएगा। वो प्रबुद्ध समृद्ध जो आप एलिट क्लास कह रही हैं कि एलिट क्लास के लोग अगर इस विधानसभा में हैं, तो एलिट क्लास के लोगों की सोच थोड़ी अलग होती है, जिसके तरफ प्रशांत किशोर भी इशारा कर रहे हैं कि वहां जातीय गोलबंदी नहीं होगी, धार्मिक गोलबंदी नहीं होगी। और जब लोग जाति और धर्म में नहीं बटेंगे, वहां गोलबंद नहीं होंगे, तो फिर मुद्दे जो हैं वो प्रमुखता से आ जाएंगे। जो लोगों के मौलिक सवाल, जिन मौलिक सवालों को लेकर के जनता हमेशा मुखर रहती है, जबकि हर राजनीतिक पार्टी चुनाव के वक्त में जनता को जाति में बांटती है, धर्म में बांटती है, और उसी की भावना पर सवार होकर के लोग मतदान करते हैं। परिणाम जब आता है तो फिर ये उम्मीद करते हैं कि हमारी जो अपेक्षा है, हमारे जो सवाल हैं, उस पर सरकार काम करे। वहां पर बड़ा वो ठगे सा महसूस करते हैं। ये प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, जबकि बीजेपी लगातार 95 से ये सीट जीत रही है और बीजेपी तो कहती है कि ये मेरे लिए अभेद्य दुर्ग है। बांकीपुर के बारे में उनका अपना मानना है। जिस तरह से उन्होंने टास्क दे रखा है, मैं देख रहा था 422 बूथ हैं बांकीपुर विधानसभा, और हर बूथ वाइज उन्होंने टास्क दे रखा है अपने कार्यकर्ताओं को। सांगठनिक धार तो बीजेपी के पास है ही ना। कैसे जमीनी स्तर पर जुड़ करके काम करनी है, कैसे एक एक व्यक्ति से मिलनी है। पन्ना प्रमुख से वो शुरू करते हैं और फिर वो ऊपर तक जाते हैं। तो बीजेपी भी इस सीट को चुनौती के तौर पर ले रही है। मैं एक बयान देख रहा था कि उस बयान में ये था कि नितिन नवीन जी नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक तरह से सीट नितिन नवीन जी का ही, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष को सामने रख करके ये बांकीपुर का चुनाव लड़ा जाएगा। तो किसी पार्टी का जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रतीक के तौर पर मान करके जो भी प्रत्याशी होंगे उनको वोट करेगी बांकीपुर के जनता। तो ये चुनाव तो बड़ा ही, जिसको कहते हैं कि रोचक चुनाव होगा, इंटरेस्टिंग चुनाव होगा। देखते हैं प्रशांत किशोर की बात लोगों को अपील करती है या भाजपा अपने इस अभेद्य दुर्ग को बचाने में अपने सांगठनिक ताकत से फिर कामयाब हो जाती है। सर, आप इसे अभेद्य दुर्ग कह रहे हैं और आम भाषा में इसको सेफेस्ट सीट कहा जा रहा है बीजेपी के लिए कि कोई इसको हिला नहीं सकता है। लेकिन कई सारे एग्जाम्पल्स हैं कि राबड़ी देवी भी कभी राघोपुर से हार गई, लालू यादव भी कभी अपनी पैतृक सीट से हार गए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। मान लीजिए कि अगर ऐसे वक्त में जब
वहां के सिटिंग विधायक नितिन नवीन थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, राज्यसभा गए तो वो सीट उनको छोड़नी पड़ी, इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद ही वो सीट खाली हुई है जो उपचुनाव हो रहा है। लेकिन लोग उसको अभी भी नितिन नवीन की सीट की तरह ही देखते हैं। बिहार के लिए बड़ी बात है कि बिहार के एक बेटे को भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। पार्टी कोई भी हो, बिहार का कब जब कोई आदमी इतना आगे बढ़ता है तो सबको खुशी मिलती है। लेकिन आपको लगता है कि ये बांकीपुर की सीट अगर गलती से कुछ उलटफेर हो जाता है, प्रशांत किशोर या फिर आरजेडी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन से कोई भी या फिर कोई भी अन्य अगर उस सीट से जीत कर आ जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए क्या नाक कटने जैसी बात नहीं हो जाएगी? बड़े अच्छे सवाल हैं आपके। बीजेपी अभेद्य दुर्ग कहती है। प्रशांत किशोर ने तो आज तंज और व्यंग में कहा ही कि बीजेपी इस तरह के दावे करती है कि अगर यहां से कुत्ते बिल्ली को भी हम चुनाव लड़ा देंगे तो हम चुनाव जीतेंगे। हम्म, बीजेपी अभेद्य दुर्ग का। लेकिन आपने जो उदाहरण दिया राबड़ी देवी और लालू प्रसाद नहीं, सारे कद्दावर नेता, वो राष्ट्रीय फलक के नेता हों या बिहार के नेता हों, चुनाव हारे। ये तो जनता तय करती है ना। आपका कद कितना बड़ा है ये ज्यादा मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि जनता का मिजाज कैसा है। अगर मिजाज जी। जनता का बदलाव का होगा तो फिर सारे दुर्ग जो हैं उसमें ये कर दिए जाएंगे, उसको भेद दिया जाएगा। और अगर जनता बदलाव के मूड में नहीं हो तो फिर तो उसके जो दावे हैं वो दावे पर मुहर लगेगी कि हाँ एक समीकरण है, और उस समीकरण पर बार बार बांकीपुर के जनता मुहर लगाती है। आज मैं देख रहा था, कई अखबारों में मैं देख रहा था सुबह में प्रशांत किशोर जी के बाद कि क्या जनता अपने जो मौलिक सवाल है वो उन अपने मौलिक सवालों पर रहेगी, जिसके तरफ आपने शुरू के इंट्रो में आपने इशारा किया। वो जो जी। एलिट क्लास है उनकी जो जरूरतें हैं। पटना में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? अभी तो रेनी सीजन आ रहा है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम होता है, ड्रेनेज का वाटर, प्रॉब्लम, हाँ नाली की वाटर दिक्कत। लॉगिंग का प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है। वहां पर का जो कचरा। एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, अद्भुत एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, वो कैसे लोगों के फेफड़े काम करते हैं वो तो वही लोग बता सकते हैं। वही सर तारामंडल के आसपास। हवा में लोग बहुत दूर चले गए सर, हवा में बहुत दूर चले गए, वो तो दिखाई नहीं देता लोगों को, ऐसे आम लोगों को पता नहीं चलेगा कि गंदा है या साफ है। जमीन देखिए सर, हाँ जमीन पर बिल्कुल। इतनी ज्यादा गंदगी है पटना पटना के सारे अर्बन इलाकों में। और उसके अलावा कुछ दिन पहले आपने खबर देखी होगी, पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि चलना अब एक मौलिक अधिकार है। जैसे जीना एक मौलिक अधिकार है, चलना भी आम लोगों के लिए एक। पर सुनवाई करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सड़क पर चलने के लिए सरकार को लोगों के लिए व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। आप बताइए सर, पटना में अर्बन एरिया में, सिटी एरिया में, जहां पर भी रोड्स हैं उसके किनारे फुटपाथ बेशक बने हुए हैं, लेकिन कभी आप उसमें पैदल चल पाए हैं सुकून से? या तो दुकानें लगी रहती है या गाड़ियां पार्क रहती हैं, या तो लोग उसपे पता नहीं क्यों बैठे हुए रहते हैं। ये अर्बन एरिया का हाल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही सवाल है कि क्या पेडिस्ट्रियन के लिए, या जो लोगों को जिस तरह से आपने कहा कि एक अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, उसी तरह से जी, वॉकिंग राइट्स भी हैं। तो उनको पैदल चलने के लिए भी रोज एक्सीडेंट की कई घटनाएं होती हैं। तो बिल्कुल, उसको बिल्कुल। लेकर के, हाँ लेकर के एक सवाल है लोगों के मन में कि क्या वैसे लोग जो पैदल चलना चाहते हैं, जो वाटर लॉगिंग की समस्या होता है, ड्रेनेज की समस्या होती है, साफ पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाता है। अभी रेनी सीजन का समय आ रहा है ना, कितने लोग प्रभावित होते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस से। अस्पताल में मरीज भरे रहते हैं जो केवल वो हेपेटाइटिस ए और ई का शिकार होकर के जाते हैं, जो जॉन्डिस का सिम्टम्स लेके जाते हैं। उसके बाद वो जिस तरह का बांकीपुर का, चूंकि पटना के बारे में हम लोग कभी भी बात करेंगे, अनप्लान्ड सिटी है, कोई प्लान्ड तरीके से इसको नहीं बसाया गया है। एक तो इसकी ज्योग्राफी थोड़ी गड़बड़ है। ज्योग्राफी ये गड़बड़ है कि गंगा ऊपर है और ये शहर नीचे है। तो जब भी पानी आता है इस शहर में तो इस संप हाउस से पानी निकालना पड़ता है। तो क्या वहां के जो व्यापारिक वर्ग जो रूटीन में जो जिस तरह की समस्याएं झेलते हैं, बीजेपी कहती है ना कि वो हमारे ट्रेडिशनल वोटर,
लॉ एंड जी, ऑर्डर से लेकर के, और रोज की जो ये से जूझते हैं, क्या ये उन समस्याओं पर भी एक यहाँ के मतदाता केंद्रित होंगे? उनके जो अपने सवाल हैं उनको लेकर के वो केंद्रित होंगे, या फिर जाति का दाव, धर्म का दाव खेला जाएगा? कहा जा रहा था कि वैश्य मतदाता, कायस्थ मतदाता, भाई कायस्थ और वैश्य मतदाता वहां हैं, तो वहां पर ब्राह्मण मतदाता भी हैं, भूमिहार मतदाता भी हैं। ऐसा नहीं है कि और जाति के मतदाता नहीं, और धर्म के मतदाता नहीं। ये जाति और धर्म और इसमें बांट करके गोलबंदी से फिर अगर एक बार इस बार बांकीपुर का चुनाव को प्रभावित करना चाहेंगे, हम समझते हैं कि थोड़ा चुनाव इस बार का दिलचस्प होगा। अभी तक इंडिया गठबंधन ने तो कोई अभी अपना खोला नहीं है मोर्चा कि उनके कैंडिडेट कौन होंगे। सर मैंने आपसे सवाल किया था कि क्योंकि ये नितिन नवीन की सिटिंग सीट थी और वो, आप जैसा कि भाजपा दावा करती है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या ये अगर गलती से यहाँ पर कुछ हो जाता है तो क्या ये भाजपा के लिए नाक का सवाल नहीं हो जाएगा? देखिए, बीजेपी तो इसको अपना नाक का सवाल बना करके ही ना चुनाव लड़ेगी। जी, इसीलिए प्रत्याशियों को लेकर के भी अभी मंथन चल रहा है। केवल नितिन नवीन ही एक फैक्टर नहीं होंगे बांकीपुर चुनाव में, प्रत्याशी कौन वहां के बने हैं ये भी एक फैक्टर होंगे। नितिन सर नवीन एक, जी अगर, माफ करिएगा सर, रोक रही हूँ आपको, एक फैक्टर और होगा। चुनाव जब हुआ 2025 विधानसभा का, तो एनडीए ने नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। उसके बाद फिर परिवर्तन हुआ और नीतीश कुमार ने सीएम सम्राट को सत्ता सौंप दी। आप मानिए कि ये जो इलेक्शन है वो सम्राट चौधरी के लिए भी एक तरीके से टेस्ट ही है। उनके सत्ता में आने के बाद लेजिस्लेचर का पहली बार वो कोई चुनाव लीड करने के लिए जाएंगे, वो भी इतनी बड़ी सीट पर, इतनी अर्बन सीट पर। तो उनके उनके तरफ से भी एक फैक्टर होगा शायद ये बांकीपुर का चुनाव। बिल्कुल आपने अपने प्रश्न में उसको और एक प्रश्न को क्लब कर दिया कि न केवल नितिन नवीन के लिए बल्कि सम्राट चौधरी जी के लिए भी ये लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि इनके मुख्यमंत्रित्व काल में पहला बाई इलेक्शन हो रहा है। इसको भी प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि जी, अगर ये चुनाव हम बीजेपी को हराने में कामयाब हो जाते हैं, वो बीजेपी की बात कर रहे हैं, एनडीए की तो बात कर ही रहे हैं, तो एक तरह से मैसेज जाएगा कि सरकार के खिलाफ यहाँ के मतदाता हैं, या लोगों का मिजाज सरकार के जो निर्णय हैं उसके खिलाफ है। अब वो झकझोर मैं रहे हैं मतदाताओं को, मतदाता मैं कितना उनसे प्रभावित होंगे वो तो बात की चीज है। जी, जी, मैं उनके शब्दों में बता देती हूँ, अक्षर सर बता देती हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कल कहा था जब वो प्रेस वार्ता कर रहे थे कि अगर इस सीट से बीजेपी हार जाती है, तो ये माना जाएगा कि सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार पर थोपे गए। जनता ने उनको किसी भी हालत में नहीं चुना है, जनता ने मैंडेट नीतीश कुमार को दिया था। ये प्रशांत किशोर के शब्द थे कल, जो हाँ अभी आपने बिल्कुल। कहा। हाँ जी, वो तो तंज और व्यंग में विपक्ष भी कहती है सिलेक्टेड मुख्यमंत्री, कि भाई इलेक्टेड मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे, बाद में नीतीश जी, कुमार को रिप्लेस कर दिया गया और सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हो गए सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी जी का भी एक लिटमस टेस्ट होगा कि क्या सम्राट चौधरी, क्योंकि ऐसा नहीं, देखिए आपने जो एक उदाहरण दिया वो उदाहरण बड़ा ये है, हर बार प्रयोग जो है सफल नहीं होता है। राबड़ी देवी चुनाव हारे, लालू प्रसाद चुनाव जी हारे, सत्ता पक्ष के कई लोग भी चुनाव हारे हैं, और बाई इलेक्शन के बारे में प्रिडिक्ट किया जाता है कि सत्ता जो है वो अपना सीट बाई इलेक्शन में बचा लेती है, लेकिन बोचहा का चुनाव इसी बिहार में हुआ, बाई इलेक्शन हुआ जी, था और सत्ता पक्ष नहीं बचा पाई थी वो सीट को, विपक्ष जीत गई थी वो सीट। तो बांकीपुर का चुनाव जिसमें दलित भी हैं, अति पिछड़ा भी है, पिछड़ा भी है, वैश्य भी है, भाई नितिन नवीन जी से 51,000 वोट से ही तो हारे थे, ये रेखा गुप्ता हारी थी, 51,000 कुछ वोट से वो हारी थी। तो 51,000 वोट बहुत बड़ा ये नहीं है। आज मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि पुरुष मतदाता 1,99,987 और महिला मतदाता 1,79,461 है,
मतलब कुल मतदाता 3,79,471। और शहर जो का जो सीट होता है, जिसको हम लोग अर्बन सीट कहते हैं, इसमें वोटिंग परसेंट पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर वोटिंग परसेंट थोड़ा सा डाउन कर गया, 2%, 3%, 4%, तो मतों का अंतर बहुत अधिक हो जाता है। तो 50-51 हजार का अंतर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। और जिस तरह से प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पटना की सीट है, बांकीपुर की सीट है, एलिट क्लास की सीट है, जहां समृद्ध प्रबुद्ध जो मतदाता हैं, अगर तय करेंगे कि क्या बिहार यथास्थिति में रहे या बिहार बदलाव का वाहक बने। अगर बदलाव का वाहक बनेगा तो ये आपके लिए पहला टेस्टिंग होगा। और कल तो वो और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि अगर एक एमएलए जीतता है तो बाकी जितने भी एमएलए हैं सब पर हम भारी पड़ेंगे। भारी विधानसभा में पड़े। जो सदस्य की संख्या है वो सबके बारे में कह रहे थे कि सब पर हम भारी पड़ेंगे, एक आइडेंटिफिकेशन होगा, एक बिहार के चेहरा के तौर पर हम होंगे। ये प्रशांत किशोर की बात है। जी जनता क्या सोचती है, जनता के जो सवाल हैं, जनता का भरोसा आज भी एनडीए के प्रति है। जनता का भरोसा आज भी जो भी उम्मीदवार एनडीए देगी उनके ऊपर है। सम्राट चौधरी बतौर मुख्यमंत्री और नितिन नवीन बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष इस सीट को अपनी कितनी प्रतिष्ठा के साथ जुड़ते हैं, अपने संगठन को कितनी मजबूती के साथ झोंकते हैं। अब आज ही पप्पू यादव का मैं बयान देख रहा। अब पप्पू यादव तो अपने तरीके से न बयान देते हैं, कहे कि हाँ हाँ डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के लिए प्रशांत किशोर सही, जमीन पर उनकी कोई ताकत नहीं। अब ये पप्पू यादव के बयान, भाई जमीन पर प्रशांत किशोर नहीं है तो जमीन पर कोई कैसे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जमीनी ताकत से आप उनको कैसे डिनाई कर सकते हैं? जमीन पर है तब तो चुनाव, पूरे बिहार का चुनाव हारने के बाद भी बांकीपुर का चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं, स्केप भी कर जी सकते थे। तो जमीन पर तो है प्रशांत किशोर। जनता किसको तय करती है? अगर बाई इलेक्शन में प्रशांत किशोर जी को चुन नहीं लेती है, एनडीए सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, किसी भी तरह का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं हो जाएगा कि नहीं नहीं ये तो एक सीट हम अगर प्रशांत किशोर जी को या किसी और को चुन दिए तो बस अब तो सरकार आ गई ये में क्राइसिस में आ गई, ऐसा कुछ तो होने नहीं जा रहा है। लेकिन कभी कभी चीजें सिंबॉलिक होती है, जो मैं बार बार बोलता हूं कि सांकेतिक तौर पर जनता अपनी नाराजगी या जनता अपनी सहमति दोनों जता देती। जनता बड़ी साइलेंट होती है। हम आप बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, हमारी आपकी बात को कोई अंदाज लगा सकता है कि ये कहना क्या चाहते हैं, बोलना क्या चाहते हैं। जनता मौन रहती है। सारी जनता मुखर नहीं होती है, वो जाती है और चुपचाप जहां भी उनको बटन दबानी है वो दबा करके आ जाती है। तो ये मौन जनता बड़े बड़े परिवर्तन की गवाह भी रही है और वाहक भी रही। तो देखते हैं बांकीपुर का एलिट क्लास, जहां से आपने शुरू की थी प्रश्न, एलिट क्लास क्या इस बार बदलाव की वाहक बनेगी या फिर वो अपना समर्थन दे देगी एनडीए को कि नहीं वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और नितिन नवीन की प्रतिष्ठा, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी हुई पहली बार बीजेपी की मुख्यमंत्री की सरकार उसको समर्थन देती है। ये तो जब अब कितना दिन है, आज हम लोग 6 जुलाई को बात कर रहे हैं, 30 जुलाई को एक बार और हम लोग बात कर लेंगे, आपके पास फुर्सत होगी तो, कि जनता ने कितना परसेंट वोटिंग किया, कितने लोग घरों से निकले। कहा जाता है ना गॉसिप में कि शहर के मतदाता अपने ड्राइंग रूम में ही राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बूथ तक उनकी उपस्थिति कम होती है। और अगर आप 30 जी को सक्रिय रहेंगे तो आप भी निकलेंगे, मैं भी जरा निकलूंगा, देखूंगा कि उनकी सक्रियता कितनी है तय करने में कि बदलाव चाहती है जनता। उनके जो रोजमर्रे के जो मुद्दे हैं जिससे वो जूझते हैं सुबह से शाम तक, उसको लेकर के कितने गंभीर हैं या यथा स्थिति में रहना चाहते हैं, भाई कोई जीत जाए हमें क्या फर्क पड़ता है। जी, अंत में मुद्दों पर भी बात कर लेते हैं। हालाँकि हमने बीच में कुछ मुद्दों पर बात कर ली, लेकिन जाते-जाते पहले मैं बताऊँगी, फिर आप बताएँगे, फिर हम जनता से भी पूछ लेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं। मुझे लगता है सर कि जो भी इंसान पटना के जिस भी क्षेत्र में रहता हो, अगर उसको बाज़ार आना है, अगर उसको सरकारी दफ़्तर जाना है,
उसको गांधी मैदान में टहलने आना है, उसको उधर एनआईटी के क्षेत्र में, मतलब आप बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में किसी भी तरह से आएंगे ही आएंगे, यानी कि आपका सरोकार पड़ेगा उससे। तो भले भले ही मैं यहाँ की वोटर भी नहीं हूँ, मेरा गृह जिला कटिहार में है और बाकी लोगों का भी जो यहाँ पर वोट नहीं देते, लेकिन परेशानी सबको है सर। मैं अपनी परेशानी बता रही हूँ। मैं रहती भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हूँ, मेरा दफ्तर भी इसी क्षेत्र में है और मेरी आवाजाही भी इधर ही होती है। मेरे इधर सड़कों पर कदम रखने की जगह नहीं होती है, फुटपाथ नाम का हमारे पास कुछ भी नहीं है। सड़क पर जहाँ जगह रहती है, वहां पर या तो गाड़ियां चल रही होती है, हालांकि सड़क पर गाड़ी चलनी चाहिए, या तो गाड़ियां पार्क रहती है, और जहां पर गाड़ियों को पार्क रहना चाहिए वहां तक दुकान वाले अपने दुकान को जो है वो बढ़ा कर रखे हुए हैं। अगला है कि हर तरफ कचरा दिखाई देता है, और अगर आप टू व्हीलर पर सफर करेंगे, गाड़ी से सफर करेंगे और आप अगर जाम में फंस जाते हैं, तो हॉर्न की वजह से आपको कम परेशानी होगी, आपको ज्यादा परेशानी होगी क्योंकि आपका चमड़ा जलेगा उस पोल्यूशन की वजह से, उस गंदगी की वजह से। अगला प्रॉब्लम है कि थोड़ी सी बारिश में आपके चप्पल जूते तुरंत गंदे होने लगेंगे क्योंकि पानी जमा होने लगता है, कपड़े भी गंदे होते हैं। अगला दिक्कत है कि इस इलाके में, चाहे ये डाक बंगला वाला इलाका हो, एग्जीबिशन रोड वाला इलाका हो, ये मुख्य ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स माने जाते हैं सर। लेकिन अगर आप देखेंगे कि हर 5 दिन में 6 दिन में इनकी रेड लाइट खराब हो जाती है और एक ट्रैफिक पुलिस खड़ा होकर उतने बड़े ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है। ये पटना के मुख्य इलाके की हालत है और बहुत सारी समस्याएं हैं जो मैं शायद अभी गिना नहीं। अब सर आपकी बारी, आप जब इधर घूमते गुजरते हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या क्या दिक्कत होती है? नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत तो आपने जो ट्रैफिक की बताई, जी तो ट्रैफिक का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, अब तो थोड़ा मैं कम कर दिया हूं, लेकिन अगर मुझे स्टूडियो जाना होता है तो मैं खुद नहीं तय कर पाता हूं। मैं बता देता हूं कि अगर कितने बजे मैं निकलूंगा और कितने बजे आपके पास पहुंचूंगा, ये मेरे बस में नहीं। क्योंकि अब टू व्हीलर से तो कुछ बाएं दाएं करके आप निकल भी सकते हैं, फोर व्हीलर जी से तो और भी आपके पास कोई बहुत स्केप नहीं होता है कि आप कैसे निकल जाइएगा। तो एक ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है, और ट्रैफिक का जो सबसे बड़ा कारण है वो ट्रैफिक सेंस की कमी। लोगों में जी भी ट्रैफिक सेंस की कमी है, और जो भी ट्रैफिक को कंट्रोल बिहार में करते हैं, कई बार जो ट्रैफिक के बड़े अधिकारियों से मेरी बात हुई, एडीजी रैंक के जो अधिकारी थे उनसे भी मैंने कहा, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, समस्या तो है, क्योंकि इस तरह से रोड को डिजाइन नहीं किया गया, जिस तरह से फुटपाथ की बात कर रही हैं वो उस तरह से नहीं बनाया गया। और एक दिन दो दिन पुलिस जाती है, वो सब्जी वाले को, दुकान लगाने वाले को जो टेम्पररी लगाते हैं उनको हटाती है, फिर दूसरा दिन फिर वही स्थिति शुरू हो जाती है। तो ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी समस्या यहाँ के लोगों की पॉल्यूशन की। वो छोड़ दीजिए ना, थोड़ा चमड़ा काला हो जाए, गोरा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपके फेफड़े काले हो जाएंगे, जहां से आप सांस लेते हैं, देख लीजिएगा ना पटना, कहा जाता है कि इतना पॉल्यूशन है पटना में कि जितना लोग 20 सिगरेट पी करके उनके अपने फेफड़े को जितना वो बर्बाद नहीं करते, उससे ज्यादा इस तरह के पॉल्यूटेड एयर में सांस लेकर के अपने फेफड़े को लोग बर्बाद करते हैं। तो ये पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 का है, वो तो सीधे ब्लड में चला जाता है और इतना टॉक्सिक होता है कि हार्ट अटैक के लिए और ब्रेन स्ट्रोक के लिए भी वो जिम्मेवार है। आप और हम सब लोग मास्क लगा के नहीं ना चलते हैं, हमारा जो नेचुरल फिल्टर है नाक का, उसी से काम चलाते हैं। उसको हमारा नेचुरल फिल्टर जो नेचर ने दिया है वो 2.5 पार्टिकुलेट मैटर को नहीं रोक पाती। तो धूल, धुआं, गंदगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के गैसेज आपके लंग्स में, चेंबर में भरे हुए हैं। आंखों में जलन होने लगता है जब उस इलाके से मैं गुजरता हूं। पॉल्यूशन, ट्रैफिक, ड्रेनेज, वाटर लॉगिंग और खास करके लॉ एंड ऑर्डर। शाम के बाद जरा 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे के बाद कौन व्यक्ति किसका मोबाइल छीन के भाग जाएगा, कहां पर चेन स्नेचिंग की घटनाएं हो जाएंगी। ठीक है, दावा करना एक पार्ट है, लेकिन रोजमर्रे से जो लोग जूझते हैं, जिस तरह की खबरें हम लोग देखते हैं, तो एक डर तो हर लोगों के मन में बना ही रहता है। सेफ सिटी का होने का मतलब है कि सेफ दिखना भी चाहिए,
कि हाँ बिल्कुल न केवल दावे की बात है बल्कि ऐसा है भी। तो ये मुद्दे हैं। और इसके साथ साथ कोई वैसा पार्क जो थोड़ा सा अलग हो। हर शहर, बड़े शहर में अगर आप गई होंगी तो देखी होंगी कि हर एक कॉलोनी के बाद एक अच्छा सा पार्क है, और वो पार्क जी को बनाती भी है और मेंटेन भी करती है वहां की सरकार। जरा बांकीपुर विधानसभा में कभी अगर आप सर्वे करेंगी तो पता कर लीजिएगा कि कितने पार्क हैं जहां बड़े बुजुर्ग बच्चे निकले और उस पार्क में जाकर के एक्सरसाइज करें, खेले कूदे और फिर लौट करके चले आए। तो चुनाव के वक्त में जो वहां के जो लोग जो वहां रहते हैं, भाई गैस चैम्बर में नहीं ना आप रहिएगा। आपको तो रहने के लिए जो आपको बेसिक नीड्स हैं, लीजिएगा ऑक्सीजन ही। और जब आप एक्सक्रीट कीजिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही कीजिएगा। वो सोखता कौन है? वो तो हर घरों में एसी चल रहे हैं, उससे जो गैसेज इमिट हो रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग ऐसे छोड़ दीजिए, उस इलाके में का टेम्परेचर काफी बढ़ा हुआ रहता है। रात का टेम्परेचर भी हम तो कुछ दिन पहले तक देखे थे कि रात में भी 11 बजे 12 बजे तक छत पर जाने के बाद टेम्परेचर करीब करीब 35 डिग्री 36 डिग्री 38 डिग्री रहता था। अगर थोड़ा प्लांटेशन हो जाता, थोड़ा बढ़िया पार्क हो जाता, ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाता, जो फुटपाथ की बात आप कर रही है वो हो जाता, ट्रैफिकिंग ठीक हो जाती, और पॉल्यूशन, सरकार को आज न कल उस पर एक्शन लेनी पड़ेगी कि शहर के लोगों को बचाइए। उनके फेफड़े अब जवाब दे रहे हैं। मैक्सिमम लोगों को तो मैं देखता हूं एजमेटिक है। जरा उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन देख लीजिए कि क्या स्थिति है उनकी, क्योंकि उनको मिल ही नहीं पाता है। अब कितने लोग सक्षम है पटना में, बांकीपुर तो छोड़ दीजिए, जो अपने घरों में ऑक्सीजन का सिलेंडर रखें या फिल्टर रखें, तो वो फिल्टर्ड एयर ही वो लेंगे? ऐसा तो संभव है नहीं। तो हम भी महसूस करते हैं, बांकीपुर के जनता क्या इन सवालों को लेकर के जो भी प्रत्याशी उनके सामने होंगे, उनके सामने वो कहेंगे कि ठीक है, इन सवालों को आप अगर हल करने के लिए तैयार हैं तो हम तय करेंगे, हम नहीं बटेंगे जाति में, हम नहीं बटेंगे धर्म में, हम इन सवालों को जो सोल्व करेगा। चूंकि कॉस्मोपॉलिटन इलाका है, कोई एक तरह के लोग तो है नहीं। ठीक है, किन्हीं की आबादी अधिक हो सकती है, किन्हीं की आबादी कम हो सकती है, लेकिन कॉस्मोपॉलिटन है। वो सब लोग कहीं ना कहीं से बिहार के किसी गांव से निकल करके ही आकर के यहाँ बसे। तो उनकी भी जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, अब वो गलियों, तंग गलियों में एक जरा फोर व्हीलर गाड़ी घुस गई, उधर से एक गाड़ी आ गई, 4 गाय बैठी हुई है, वो कैसे आप निकलिएगा वहां से? तो ये जो समस्या है, रोजमर्रा की समस्या है, प्लानिंग की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, पॉल्यूशन की समस्या है। देखते हैं बांकीपुर की जनता इन सारे सवालों को लेकर के कितना गंभीर रहती है इस चुनाव में, या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी पर भरोसा जता देती है, या प्रशांत किशोर जी जो झकझोर रहे हैं कि भाई आइए बदलाव के गवाह बनिए, वाहक बनिए और एक नया इतिहास लिखिए, इतिहास लिखने में लग जाते हैं। हम लोगों को इंतजार करनी है। तो बिल्कुल इंतजार करना होगा कि बांकीपुर में क्या होता है। और प्रशांत किशोर के आने के बाद ये सीट हॉट सीट बनी है, और उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सिटिंग सीट थी, इसलिए भी ये हॉट सीट है। इसके अलावा हमने अपने आंख से जो देखा, जो हम रोजमर्रा में महसूस करते हैं, वो समस्याएं बताई, सर ने अपनी समस्याएं बताई। हम जनता से, दर्शकों से भी अपील करते हैं, अगर आप बांकीपुर विधानसभा में रहते हैं या फिर यहाँ के वोटर हैं, तो अपनी समस्याओं को भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम ये समझ पाए कि इस इलाके की वाकई में क्या दिक्कत है, ताकि हम जब ग्राउंड पर उतरे तो उन समस्याओं को भी कवर कर पाए, और सरकार तक या फिर जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन तक इन मुद्दों को पहुंचा पाए, वो भी इसे समझ और देख पाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सार्थक बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।